नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पॉलिटी के लास्ट वीडियो को कवर कर रहे हैं और इसमें हम जानेंगे भारत शासन संबंधी जितने भी अधिनियम बनाए गए थे जो स्वतंत्रता पूर्व बनाए गए थे। तो इन एक्ट को दोस्तों मैं सबसे लास्ट में कवर कर रहा हूं, जबकि सब्जेक्ट के वाइज अगर हम पढ़ें तो सबसे फर्स्ट इसी टॉपिक को हमको कवर करना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था दोस्तों संविधान निर्माण संबंधित, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो संविधान के विकास से संबंधित जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसमें इन एक्ट का रोल होता था, क्योंकि इन्हीं अधिनियमों के बाद जो व्यवस्था हमारे भारतीय शासन व्यवस्था में सम्मिलित हुई थी उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो संविधान को इसने प्रभावित किया था। तो जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ते हैं उसमें इन्हीं एक्ट को कवर किया जाता है। अब चूंकि क्या होता है दोस्तों कि जब हम स्टार्टिंग में इसको पढ़ते हैं तो जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको ये एक्ट ना तो समझ में आते हैं और ना जो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इस वजह से उनको काफी दिक्कत आती है। इसीलिए मैंने पूरी पॉलिटी के एंड में इस वीडियो को कवर किया है। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैंने सिर्फ उन फैक्ट्स को या जो इंपॉर्टेंट एक्ट थे उसी को कवर किया है। इसके ज्यादा कंटेंट के लिए आप किसी भी रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप जो लुसेंट की जीके आती है उसको भी कवर कर सकते हैं उससे, और एक किरण पब्लिकेशन की पुस्तक आती है जीके की, वो उससे भी आप इसे अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। चूंकि हम बात करें जब एमपीपीएससी की दोस्तों, तो वहां पर जो भारत शासन एक्ट है प्री में भी आपको स्पेशली दिख जाएंगे 2020 के सिलेबस में, और जब हम मेंस की बात करें तो वहां पर भी 1990 का जो एक्ट था और 1935 का अधिनियम वहां पर आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर एमपीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें दोस्तों हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन अधिनियमों के माध्यम से शासन व्यवस्था को अच्छे से बनाया गया और किस प्रकार से हमारे संविधान के निर्माण में इसकी भूमिका थी। ठीक है दोस्तों, और स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे फर्स्ट थोड़ी सी इतिहास की घटना। तो सबसे बात आती है दोस्तों फर्स्ट की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ये कौन थी दोस्तों? ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। इनके चार्टर द्वारा ब्रिटिश जो थी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों 1600 ईस्वी में इस चार्टर एक्ट के माध्यम से 1600 में जब बन गई थी तो इसके रूप में भारत में व्यापार करने ये आई थी। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप इतिहास से कनेक्टेड हैं, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है इंग्लैंड में इस एक्ट के माध्यम से जब कर दिया गया था, तो ये जो है वहां से 1609 में हमारे जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई। फिर जब भारत में व्यापार करने के दौरान इसने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू करना शुरू कर दिया। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, तो हमारी जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी राजतंत्र की व्यवस्था, जहां पर जो शासन होता था उसी का उत्तराधिकारी शासन करता था, जो मुगल साम्राज्य था उसमें आप देखेंगे तो जो शासन व्यवस्था थी उसको इसने प्रभावित किया। और जो व्यापारिक गतिविधियां थी उसके माध्यम से धीरे धीरे जब राजनीतिक हस्तक्षेप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू कर दिया, तो यहां पर जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने 1757 के प्लासी युद्ध में हराया, और फिर बक्सर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 में, तो उसके माध्यम से पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इन्होंने अपनी राजनीतिक जो मंशा थी उसको उजागर कर दिया। तो ये थोड़ी सी इतिहास की घटना थी जिससे आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी मिल सके। तो जो बक्सर युद्ध हुआ था, इसके उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा इसकी दीवानी प्राप्त होकर कंपनी ने एक व्यापारिक संगठन, प्रशासनिक निकाय के रूप में अपनी भूमिका बढ़ाई। ठीक है, जैसा मैंने आपको समझा दिया कि पहले ये व्यापारिक संगठन था, फिर धीरे धीरे जब इसने बंगाल और बिहार, ओडिशा की जो पूरी दीवानी थी वो प्राप्त कर ली बक्सर युद्ध के, तो इसके बाद ये एक प्रशासनिक निकाय बन गई। धीरे धीरे ब्रिटिश शासित भारत में सरकार एवं प्रशासन की जो विधिक रूपरेखा इसने निर्मित की गई, जो इस प्रकार है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये इनको जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्हें ये व्यापार करने के उद्देश्य से आई भी थी और इनको कोई प्रशासन का नॉलेज नहीं था कि किस प्रकार से किसी देश को संचालित करना चाहिए, किस प्रकार से कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन्हें इनका कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे कि ये भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट के अधीन थी। ठीक है,
तो यहाँ पर जब बात आती है दोस्तों कि 1764 में तो इन्होंने दीवानी जो प्राप्त कर ली और शासन व्यवस्था में इन्होंने हस्तक्षेप शुरू कर दिया और संचालित करने लग गए। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये जो प्रशासन को अच्छे से संचालित करने के लिए धीरे धीरे क्या करने लगे कि एक्ट के माध्यम से शासन करना इन्होंने शुरू कर दिया। कैसे? सबसे फर्स्ट है दोस्तों कंपनी के अधीन शासन। अब यहाँ पर कैसे कि दोस्तों सबसे फर्स्ट एक आया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है दोस्तों, सबसे प्रथम बार आया था एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो ब्रिटेन के द्वारा जब ये एक्ट भारत के यहाँ पर लागू किया गया तो दोस्तों इसके अंडर में क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत कंपनी के अधीन शासन संचालित होने लगा। कौन सी कंपनी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब ब्रिटेन के द्वारा ये एक्ट बना दिया गया तो इसके माध्यम से कंपनी क्या करने लगी, इस एक्ट के जो प्रावधान थे दोस्तों, जिस प्रकार से आप देखेंगे वर्तमान में भी जो कानून चलते हैं वो भी जो संसद के एक्ट होते हैं उसी के तरह चलते हैं। तो यहाँ पर भी जो एक्ट बनाया गया था इंग्लैंड की सरकार द्वारा, उसी एक्ट के माध्यम से यहाँ पर जो शासन व्यवस्था को संचालित किए जाने लगा। ठीक है, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, यहाँ पर इससे पहले जो शासन चल रहा था 1764 से 1773 के बीच, तो वो उनका कोई प्रारूप शेड्यूल नहीं था, परंतु वहां पर जो छोटे स्तर पर जो है शासन व्यवस्था चल रही थी। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि दीवानी प्राप्त कर जो है वो शासन व्यवस्था को संचालित करने लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। परंतु यहाँ पर जब एक रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है 1773 में, तो इस एक्ट के माध्यम से जो है प्रावधान किए गए, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये कंपनी अब भारत पर शासन करने लगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि ये चार्टर क्या होता है। सबसे पहले तो जो ब्रिटेन की सरकार होती थी दोस्तों, तो वो प्रत्येक लगभग 20 वर्ष के दौरान, 20 वर्ष के अंतराल में एक चार्टर यानी कि अधिनियम जो है प्रस्तुत करती थी, ताकि जो भी शासन व्यवस्था में अगर मान लीजिए कुछ ऐड करना है प्रावधान या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं जो तो वहां पर इन एक्ट का यूज किया जाता था, चार्टर का यूज किया जाता, जिनके माध्यम से जो कंपनी थी वो जो है भारत पर शासन संचालित करती थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों फर्स्ट की रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके प्रावधान क्या थे? इस अधिनियम द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप समझे पहले कि जब यहाँ पर बंगाल पर इन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो जो बंगाल का गवर्नर जो है नियुक्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था दोस्तों, उसको यहाँ पर इस एक्ट के माध्यम से नाम चेंज कर दिया गया उसका, और उसे बुलाया जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसका पद नाम चेंज कर दिया गया, और इस एक्ट के लागू होने के बाद यानी कि जो व्यवस्था थी उसके माध्यम से फर्स्ट जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन गया दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग जो था वो यहाँ पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट याद करना पड़ेगा। इसी एक्ट के माध्यम से मद्रास एवं बंबई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन वह हो गए। यानी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बंबई जो प्रेसिडेंसी थी, तो इनके जो गवर्नर होते थे जो शासन को संचालित करते थे दोस्तों, तो वो भी क्या हो गए दोस्तों? बंगाल का जो गवर्नर जनरल हो गया, इसके अंडर में इस एक्ट के माध्यम से आ गए, और उनके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों वो अब जो है शासन चलाने लगे। इसके बाद है दोस्तों 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना इस एक्ट के माध्यम के तहत हुई थी। और यहाँ पर ये फर्स्ट याद कीजिए दोस्तों कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, परंतु ये एक हाई कोर्ट की तरह कार्य करता था 1774 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी याद होना चाहिए दोस्तों फैक्ट की रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से फर्स्ट जो है न्यायालय बनाया गया था कलकत्ता में। इसी एक्ट के माध्यम से जो है कर्मचारियों के निजी व्यापार, उपहार एवं रिश्वत लेने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, और ब्रिटिश सरकार का जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखा गया। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि इंग्लैंड की जो सरकार थी वो तो इंग्लैंड में कार्य करती थी, शासन चलाती थी, परंतु यहाँ पर जो है कौन संचालित कर रहा दोस्तों? तो यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है शासन व्यवस्था को संचालित करती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से क्या बनाया गया दोस्तों? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है बनाया गया, और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से जो कंपनी पर नियंत्रण किया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उनके बीच में कौन आ गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ गया, जिसके माध्यम से कंपनी पर एक नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है,
तो ये आप नाम याद रखिए दोस्तों, सन भी याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। पीट्स इंडिया एक्ट जो आया था दोस्तों, उसमें जो है कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। अब यहां पर समझिए दोस्तों कि ये एक प्रकार से द्वैत शासन जो प्रणाली थी इस पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से लागू की गई। कैसे? अब द्वैत शासन प्रणाली क्या होती है दोस्तों कि जो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि राजनीतिक जो कार्य होंगे वो अलग कर दिए गए और वाणिज्यिक जो है यानी कि व्यापारी जो गतिविधियां हैं उनको दोनों को अलग अलग कर दिया। शासन व्यवस्था एक अलग चलेगी और व्यापारिक कार्यों को संचालित करने के लिए दो अलग अलग जो है व्यवस्था बना दी गई। इसे ही द्वैत शासन प्रणाली बोला जाता था और इस एक्ट के माध्यम से उसे लागू कर दिया गया। निदेशक मंडल जो होगा इसको कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की जो अनुमति है वो मिल गई। ठीक है, तो एक होगा दोस्तों निदेशक मंडल जो कंपनी के जो व्यापारिक गतिविधियां होंगी उनसे संबंधित जो है अधीक्षण करेगी, यानी कि उसकी जांच करने का अधिकार इसको दिया गया। तो जो द्वैत शासन प्रणाली होगी उसमें एक तो निदेशक मंडल होगा जो कंपनी पर व्यापारिक गतिविधियों के लिए नियंत्रण रखेगा, और दूसरा होगा दोस्तों राजनीतिक मामलों हेतु एक निकाय होगा नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना इसके माध्यम से की गई। तो यहां पर आप द्वैत शासन प्रणाली को याद रखिए इस एक्ट के तहत। तो दोनों कार्यों को भी विभाजित कर दिया गया और उनके नियंत्रण के लिए अलग अलग संस्था का गठन किया गया, एक तो नियंत्रण बोर्ड और एक निदेशक मंडल जो पहले से बना हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अभी हमने देखा तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको इस एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ पर इस जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको एक केंद्र के लेवल पर, एक सेंट्रल के लेवल पर, या हम कहेंगे पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो पहले बंगाल तक ही सीमित था, परंतु अब वो उसको शक्तियां जो दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल के बराबर दे दी गई, जिसमें जो ये गवर्नर जनरल होगा इसमें सभी नागरिक एवं सैन्य जो शक्तियां हैं वो निहित कर दी गई। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट की बंगाल जो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था बना, तो इस एक्ट के माध्यम से जब भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया तो फर्स्ट जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, दोनों में आप याद रखिए दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल बना प्रथम वारेन हेस्टिंग्स और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत पर विधायिका के असीमित अधिकार दे दी गए, यानी कि जो गवर्नर जनरल होगा दोस्तों कानून से संबंधित जो है इसको काफी व्यापक जो है अधिकार दे दिए गए, यानी कि कानून निर्मित करने के इसको बहुत सारे अधिकार इस एक्ट के माध्यम से दे दिए गए, यानी कि अब यहाँ पर गवर्नर जनरल जो होगा भारत का वो काफी पावरफुल हो गया। फिर इसके बाद है कि कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां थी इसको समाप्त कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर कैसे कि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ये चूंकि मूलतः तो क्या करती थी, यहाँ पर पहले व्यापार एक गतिविधियों को संचालित करती थी और धीरे धीरे जब इन्होंने वो अतिशोषण करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर क्या किया है दोस्तों कि भारत पर जो व्यापार होता था वो उस पर एकाधिकार कर लिया, यानी कि सिर्फ भारत का जो माल होता था वो ब्रिटेन में जाता था। इस प्रकार से जो व्यापारिक गतिविधियां थी उसके जो एकाधिकार को समाप्त इस एक्ट के माध्यम से कर दिया गया। अब यहाँ पर दोस्तों 1833 से पहले एक 1813 में भी एक्ट आया था, उसमें भी व्यापारिक जो गतिविधियां थी कंपनी की उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, परंतु चीन के परिप्रेक्ष्य और पूर्वी जो हमारा देश जो है भारत उसके पूर्वी जो है हिस्से में जितने भी देश थे उनसे संबंधित जो अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बनाए रखा गया था। परंतु जब कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया तो वो किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है कि अब यह विशुद्ध रूप से क्या हो गई, प्रशासनिक निकाय बन गई, क्योंकि वहां पर जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया, तो ये अब सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय जो है बन गई। ठीक है, इसके बाद है सिविल सेवकों के चयन के लिए यहाँ पर खुली प्रतियोगिता के लिए आयोजन के प्रयास इसके तहत जो है शुरू कर दिए गए थे। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट है 1853 का जो चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या कुछ फैक्ट जो है खास इंपोर्टेंट बातें हैं वो हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल जो था इसकी परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया।
जो 1833 में आपने देखा जो गवर्नर जनरल बना था भारत का, वो उसको एक पावरफुल गवर्नर जनरल बना दिया गया और सभी जो है कानून संबंधी जो अधिकार है वो दे दिए गए। परंतु जब 1853 का चार्टर एक्ट आया दोस्तों, इसमें जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, तो जो गवर्नर जनरल क्या होता था, अपनी कानून बनाने संबंधी जो है एक परिषद होती थी दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी केंद्र में संसद होती है और राज्य में विधानसभा होती है, तो ये परिषद क्या करती थी, कानून बनाने का कार्य करती थी गवर्नर जनरल के साथ। तो जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके विधायी यानी कि कानून बनाने संबंधी अधिकार और जो प्रशासनिक कार्य, अब यहां पर आपको समझना होगा कि प्रशासन के कार्य अलग होते हैं दोस्तों और कानून बनाने के कार्य अलग अलग होते हैं। तो जो प्रशासन और पहले विधायी कार्य थे वो पहले गवर्नर जनरल में निहित थे, परंतु जब 1853 का ये चार्टर एक्ट आया, इसके माध्यम से क्या कर दिया गया, इन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया गवर्नर जनरल की परिषद से, कि विधायी कार्य आप अलग करेंगे और प्रशासनिक कार्य आप अलग करेंगे। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का यहाँ पर शुभारंभ कर दिया गया। यानी कि जो आईसीएस की परीक्षा होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज की, तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए स्पेशल रूप से यहाँ पर जो भारतीय होते थे उनको सिलेक्ट करने के लिए, उनको चयनित करने के लिए ओपन प्रतियोगिता का शुभारंभ जो है इस एक्ट के माध्यम से भारत में जो है शुरू कर दिया गया। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो फर्स्ट आईसीएस थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने सिलेक्शन लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो आईसीएस की परीक्षा होती है दोस्तों, यहाँ पर इस एक्ट के माध्यम से शुरू कर दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की ओर इशारा कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद है इसी एक्ट के तहत कि प्रथम बार भारतीय केंद्रीय जो विधान परिषद थी इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया। यानी कि फर्स्ट बार दोस्तों जो भारत में कानून बनाने वाली संस्था थी सेंट्रल में विधान परिषद, इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी कि जो लोकल लेवल पर जो चुनाव होते थे दोस्तों, उसके माध्यम से क्या हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद जो कानून बनाने वाली संसद थी उसमें पहले तो क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी व्यक्ति होते थे वही जो है सम्मिलित होते थे कानून बनाने के लिए। परंतु यहाँ पर इस एक्ट के माध्यम से जब ये प्रावधान कर दिया गया कि स्थानीय लोकल लेवल पर भी जो है उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी कि जो भारत के व्यक्ति हैं वो भी जो है चुनाव के माध्यम से क्या कर सके, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व उनको प्रारंभ हो सके। तो इसी एक्ट के बाद जो है वो शुरू किया गया। इसके बाद है कि कंपनी के शासन को यहाँ पर विस्तारित किया गया और भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि ऐसा क्यों किया गया। कि पहले दोस्तों जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती थी कि जितनी भी रियासतें थी है ना, उन पे या तो जबरदस्ती आक्रमण करती थी और उन्हें जो है कब्जे में ले लेती थी और उन पर जो है शासन करती थी, और कुछ जो है देशी रियासतों के साथ जो है सहायक संधि जो है अपनाकर जो है वो उन्हें जो है अपने अंडर में ले लेती थी, यानी कि शासन जो है उन पर केंद्रित कर लेती थी। तो इस प्रकार दोस्तों पूरी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को पर जो कब्जा कर लिया था, तो वहां पर क्या है कि जो देशी रियासतें थी जो एज मतलब केंद्र के अंडर में आती थी, परंतु अपने जो जितने भी शासन को संचालित करने के लिए स्वायत्त तो थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो देशी रियासतें थी उनको थोड़ा सा डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो देशी रियासतें हैं वो भी जो है पूरी कंपनी जो है हड़प ले। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इस एक्ट में जब ये प्रावधान कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि कंपनी का शासन जो था उसको तो विस्तारित कर दिया गया, यानी कि सभी जो है पूरे भारत पर कंपनी का शासन हो गया, परंतु जो भारतीय क्षेत्र थे जो देशी रियासतें थी उनको ब्रिटिश राजशाही के अंडर में ले लिया गया और उनके अंडर में मतलब इस विश्वास के साथ जो है रखने का प्रावधान किया गया कि आप जो है अपने कार्य अपने हिसाब से जो है संचालित कर पाएंगे, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहकर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एक्ट में थोड़ा सा देशी रियासतों को विश्वास देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आता है दोस्तों कि ताज के अधीन शासन, ये कैसे था। अभी तक दोस्तों कंपनी के अधीन शासन होता आ रहा था, कैसे, तो आपको पता होगा दोस्तों 1857 में हमारे भारत में फर्स्ट जो है स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके माध्यम से क्या हुआ था दोस्तों कि हमारे भारत में जब ब्रिटिशर्स जो है थोड़े से उस क्रांति की वजह से डर गए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा
कि जो हमारी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शासन संचालित कर रही है, तो वो पूर्ण रूप से जो है नियंत्रण नहीं रख पा रही और कहीं ना कहीं जो है कुछ समस्याएं हैं, जिसकी वजह से क्या किया गया, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया 1858 में। इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों अब क्या कर दिया गया कि जो पूरा ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो जो है यहाँ पर शासन चला रही थी, तो उनको समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, और डायरेक्ट जो पूरा भारत का जो शासन था वो चला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो अब जो है इस एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया कि भारत शासन को अच्छा बनाने वाला नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तो समाप्त कर दिया गया, यानी कि वो कंपनी तो दोस्तों समाप्त नहीं हुई, परंतु उसके जो शासन है उसको समाप्त कर दिया गया भारत के ऊपर से, तथा गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व की जो इतनी भी सारी शक्तियां थी वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। यानी कि किसी से टैक्स कलेक्ट करना या उसका प्रशासन संभालना है, तो वहां पर जो है पूरे रूल्स कौन रेगुलेट करेगी, तो वो बनाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, डायरेक्टली कनेक्टेड कर दिया गया यहाँ पर। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे वो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उसके मतलब वहां पर जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं थी। तो यहाँ पर जो ये एक्ट लाया गया था डायरेक्टली जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है उससे प्रभावित होने लगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं दोस्तों आगे कि इसी एक्ट में दोस्तों गवर्नर जनरल जो था इसका पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो प्रमुख होते थे, जैसे कि गवर्नर जनरल इससे पहले था, तो इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अब वो हो गया भारत का वायसराय। तो भारत का जो फर्स्ट वायसराय बना वो कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग थे, उसका नाम याद रखिए दोस्तों, ये प्रीफेक्ट या फिर आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी एक्ट के माध्यम से भारत का वायसराय बना और वो बना था लॉर्ड कैनिंग। इसके अंतर्गत जो है दोस्तों कि नियंत्रण बोर्ड व निदेशक कोड, ये द्वैत शासन प्रणाली थी, निदेशक कोड और नियंत्रण बोर्ड, इसको समाप्त कर जो है जो शासन की द्वैत प्रणाली, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो जो है इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर देंगे। यानी कि राजनीतिक मामले और जो व्यापारिक मामलों को संचालित करने के लिए बनाई गई थी वो जो है यहाँ पर संचालित कर दी गई, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा हमने, उसके तहत बनाई गई थी। एक नए पद, भारत के जो राज्य सचिव हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पर एक नए पद का सृजन किया गया, एक भारत का राज्य सचिव होगा जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़ा रहेगा। भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति से दे दी गई इस एक्ट के माध्यम से। और जो सचिव होगी इसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय एक कमेटी होगी, जो परिषद होगी, इसका गठन किया गया इसकी सहायता के लिए। और यह क्या होगी, एक नियमित निकाय थी जिससे भारत और ब्रिटेन में मुकदमा जो है करने की शक्ति दी गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पद था दोस्तों, भारत का राज्य सचिव। और सचिव को भारत से प्राप्त जो माल गुजारी का लेखा जोखा और तथा भारत की नैतिक और भौतिक डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है वो संसद को देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से ये सचिव जो है कार्य करता था। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्ट के बारे में कि भारत परिषद अधिनियम जो है 1861। इस एक्ट के प्रावधान क्या थे कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। यानी कि जो कानून बनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी दोस्तों, उसमें अब किनको, भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो फर्स्ट है कि दोस्तों 1862 में ये एक्ट लाया गया और भारतीय प्रतिनिधित्व को तो यहाँ पर शुरुआत कर दी गई कानून बनाने की प्रक्रिया में। तो 1862 में कैनिंग ने, जो लॉर्ड कैनिंग थे वायसराय, उन्होंने क्या किया कि 3 सदस्य जो थे भारत के, बनारस के एवं जो पटियाला के महाराज एवं जो सर दिनकर राव, इनको क्या किया, विधान परिषद में मनोनीत जो है कर दिया गया। तो 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने भारत के 3 सदस्यों को, बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन तीनों को क्या किया, जो केंद्र की विधान परिषद थी उनमें कानून बनाने संबंधित वाली जो संस्था थी उसमें जो है भारतीयों को प्रतिनिधित्व इस एक्ट के माध्यम से दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। इसके बाद है मद्रास एवं बंबई जो प्रेसिडेंसी थी, इनके विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। यानी कि अब जो है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी जो है अपने अपने जो है शासन को अलग से संचालित कर सकती थी, उनके लिए अलग से कानून बना सकती थी। जैसे कि वर्तमान में आप देखेंगे कि सभी स्टेट अपने राज्य के लिए अलग अलग कानून को निर्मित कर सकती हैं। इसी प्रकार से जो है इस एक्ट के माध्यम से विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि वायसराय को आपातकाल में
बिना काउंसलिंग के संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। यानी कि इसी एक्ट के माध्यम से जो भारत का वायसराय था उसे एक अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति दे दी गई। ठीक है, और अध्यादेश क्या होता है वो आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, अब ये क्या होता है दोस्तों कि जो भी आप देखेंगे कि केंद्र की विधान परिषद थी और प्रांत की विधान परिषद थी, तो इसमें क्या होता था दोस्तों कि सरकारी सदस्य सम्मिलित होते थे। कानून बनाने वाली संस्था थी उसमें सरकारी सदस्य मनोनीत होते थे, गैर सरकारी सदस्य मनोनीत होते थे और जो है कुछ निर्वाचित सदस्य उसमें सम्मिलित होते थे। तो इसमें जो है इस एक्ट के माध्यम से जो गैर सरकारी सदस्य थे इनकी संख्या जो है बढ़ाई गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो संख्या थी दोस्तों वो बढ़ाकर जो है शायद 32 कर दी गई थी वो नेक्स्ट संशोधन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिए गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और विधान परिषदों को बजट पर बहस करने और विधि निर्मात्री जो है संस्थाओं से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। जैसे कि अभी पिछले एक्ट में हमने देखा कि उसके तहत जो भारतीय प्रतिनिधित्व जो है दिया गया, यानी कि जो केंद्र की विधान परिषद थी उसको में क्या किया गया कि भारतीयों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया, तो 1892 का जो ये एक्ट था इसके माध्यम से जो भारतीय विधान परिषद के सदस्य थे, ठीक है, उनको क्या किया कि जो बजट आता था उस पर बहस करने के लिए और जो विधि निर्माती संस्थाओं से जो है प्रश्न पूछने का अधिकार इस एक्ट में दे दिया गया। इसके बाद जो है मद्रास, बंबई और बंगाल जो थी विधान परिषदें इनका भी विस्तार कर दिया गया। ठीक है, ताकि इनमें जो सीटें होती थी, जो निर्वाचित होते थे सदस्य चुने जाते थे, उनकी जो संख्या में इनमें बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है, इसके बाद है कि प्रांतीय विधान परिषदों को यह अनुमति दी गई कि वो गवर्नर जनरल की जो अनुमति प्राप्त कर केंद्रीय कानून को अपने प्रांत में भी परिवर्तित कर सकती थी। ठीक है, तो ये भी जो है इसमें एक्ट में दे दिया गया प्रावधान, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इंपोर्टेंट आता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, भारतीय परिषद एक्ट 1909 यानी 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ये बहुत आपने नाम सुना होगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले यहां पर याद होना चाहिए कि जो लॉर्ड मिंटो थे दोस्तों, ये भारत के 1909 में जो है गवर्नर जनरल जो जिन्हें हम वायसराय कहने लगे, तो वायसराय जो थे कौन, मार्ले तो क्या थे दोस्तों कि जो इंग्लैंड की सरकार थी, इंग्लैंड में भारत के जो है राज्य सचिव थे। ठीक है, और जो लॉर्ड मिंटो थे दोस्तों, ये भारत के उस समय के वायसराय थे 1909 के समय, इसलिए इस एक्ट का नाम क्या पड़ा, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इस एक्ट में क्या प्रावधान थे कि केंद्रीय एवं जो प्रांतीय विधान परिषद थे इनके आकार में काफी वृद्धि कर दी गई, यानी कि जो संख्याएं थी दोस्तों वो 16 से बढ़ाकर जो है 60 कर दी गई। यानी कि पहले जो विधान परिषदें थी केंद्र की, उसमें जो है सदस्य चुने जाते थे, उनमें संख्या 16 थी, तो वो बढ़ाकर 60 तक कर दी गई। इस प्रकार से इसके आकार में वृद्धि कर दी गई। इसके बाद था कि केंद्रीय विधान परिषद में जो सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया और प्रांतीय परिषदें थी इसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे इनके बहुमत की अनुमति दे दी गई। ठीक है, इसके बाद है कि अधिनियम जो है इस एक्ट के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद थी इसके साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान इसमें दिया गया। यानी कि भारत के जो वायसराय होंगे उनके साथ जो गवर्नर की कार्य परिषद थी उनके साथ एक एसोसिएशन बनाने की पावर जो है भारतीयों को मिल गई। ठीक है, इस एक्ट के तहत। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो भारतीय सदस्य जो है बने, तो इन्हें जो है विधि सदस्य बनाया गया था। इस एक्ट में इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है दोस्तों कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो प्रथम भारतीय विधि सदस्य जो है बने थे। ठीक है, इस एक्ट के बाद। और प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक जो है प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये इंपॉर्टेंट इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषता थी दोस्तों कि इसी एक्ट में क्या प्रावधान था कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी कि दोस्तों क्या होता है, सांप्रदाय की अलग अलग जो संप्रदाय उस समय भारत में थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध, सिख, तो यहाँ पर क्या होता था दोस्तों कि जो फूट डालो और राज करो की जो नीति चल रही थी, इसी के तहत क्या किया गया कि अलग अलग जो संप्रदाय थे उनको अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी कि मुस्लिमों के लिए कुछ सीटें जो आवंटित कर दी गई, सीटें आरक्षित इस एक्ट में,
तो ये प्रावधान था कि अगर उन सीटों के लिए आरक्षण है मुस्लिमों के, तो वहां पर जो चुनाव जो होगा उसमें जो है वोट भी जो है मुस्लिम डालेंगे। इसी प्रकार से अन्य जो संप्रदाय थे उनके लिए भी ये व्यवस्था थी। और आगे चलकर जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व थे इसमें महिलाओं और दलितों को भी सम्मिलित कर लिया गया। तो ये जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान ये फर्स्ट बार इस 1909 में अधिनियम लाया गया था। ये इसकी मुख्य विशेषता थी और इसी एक्ट का विरोध जो है हमारे भारतीयों के द्वारा किया गया था। फिर है इसमें प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी इसमें किया गया। ठीक है, ताकि जो अलग अलग जो है दोस्तों आरक्षण दिया गया, जिसमें जो है अलग अलग जो है आरक्षणों के लिए जो सीटें चुनी जाती थी उनमें जो है उसी संप्रदाय से संबंधित या जहां पर जिसके लिए जो चुनाव हो रहे हैं वो वोटिंग भी जो है उसी वर्ग के जो है उसमें देंगे। इस प्रकार से इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। फिर है कि प्रतिनिधि जो है निर्वाचन को स्पष्ट इसमें मान्यता दे दी गई। ठीक है, जो चुनाव होते थे उसमें मान्यता दी गई इस एक्ट में। और सदस्यों के जो है इसमें 2 वर्ग थे। कौन कौन से? तो एक नाम निर्देशित थे, यानी कि देखिए दोस्तों कि इनमें जो 2 वर्ग थे, एक तो होते थे चुनाव में सरकारी और गैर सरकारी, जिनको क्या होता था दोस्तों डायरेक्टली मनोनीत किया जाता है, यानी कि सरकार जो है चुनती थी कि जो है अगर मान लीजिए कोई सरकारी जॉब में करता था तो उसको चुन लिया जाता था, जो परिषदें होती थी दोस्तों उसमें। इसके बाद जो गैर सरकारी सदस्य भी होते थे जिनको चुना जाता था सरकार द्वारा। और यहाँ पर जो सेकंड सदस्य होते थे दोस्तों वो थे निर्वाचित, यानी कि चुनाव के माध्यम से, यानी कि जब जनता उन्हें चुनती थी तो वो जो है परिषदों में सम्मिलित होते थे। स्त्रियां तथा वे सभी लोग जो 25 वर्ष की आयु से कम थे उन्हें वोट नहीं डाल सकते थे। ये इस सेक्टर में विशेषता थी। 25 वर्ष से अगर कोई कम था, चाहे वो स्त्रियां हो, तो वो वोट नहीं डाल सकती थी। इसके बाद मत देने के लिए संपत्ति की योग्यता अधिक रखी गई, यानी कि एक लिमिट रख दी गई दोस्तों कि अगर आपके पास इतनी संपत्ति है तभी जो है आप वोट डाल सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि इतना प्रभावपूर्ण एक्ट नहीं था जो काफी चेंजेस करे, परंतु इसका जो काफी विरोध हमारे उस समय जो भारतीय लोग थे उनके द्वारा जो किए गए थे। और इसके बाद आया दोस्तों ये महत्वपूर्ण एक्ट हुआ हमारे लिए भारत शासन एक्ट 1919 का। इसे बोला गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसमें क्या क्या विशेषता थी कि केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसमें भी थोड़ी सी व्यवस्था जब सुधरी तो वहां पर केंद्रीय नियंत्रण जो है कम हो गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि केंद्र के जो है व्यवस्था थी उसको अलग किया गया और प्रांत के विषय थे उनको अलग कर दिया गया, जिससे क्या होता है कि केंद्र के कानून बनाने के लिए विधान परिषद अलग कार्य करने लगी और प्रांत के लिए जो विधान परिषद थी वो अलग से जो है कानून बनाने के लिए कार्य करने लगी। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि थोड़ी सी विकेंद्रीकरण की जो पावर थी, जो आपने देखा, तो विकेंद्रीकरण की जो शक्ति थी उसकी वजह से इन्हें जो थोड़ी बहुत स्वायत्ता मिलने लगी और जो केंद्र का नियंत्रण था वो अब प्रांत से कम हो गया। प्रांतीय सरकार में जो द्वैत शासन प्रणाली का इसमें प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो इस एक्ट के माध्यम से अब क्या हुआ कि प्रांत में वो द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई, जिसके तहत क्या हुआ कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। यानी कि जो प्रांत के विषय होते थे जिन पर कानून बनाते थे प्रांत, उनमें भी 2 विषयों में इसे बांटा गया। तो ये जो द्वैत शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार से थी दोस्तों कि एक तो हो गया हस्तांतरित और दूसरा हो गया आरक्षित। तो हस्तांतरित विषय अलग हो गए और आरक्षित विषय अलग हो गए। तो रिजर्व विषय दोस्तों जो हो गए जिन सब्जेक्ट पर, और हस्तांतरित विषय, तो इसमें आप देखेंगे कि जो हस्तांतरित विषय थे इस पर तो गवर्नर का शासन होता था। यानी कि इन विषयों पर कुछ जो विषय थे हस्तांतरित विषय, इसमें जो शामिल किए गए थे इन पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का शासन होता था। गवर्नर जो होता था उस समय, यानी कि जो वायसराय होता था वो ही जो है क्या बनाता था, कानून बनाता था प्रांतों के लिए। और वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो गवर्नर होता था इसका पूर्ण नियंत्रण होता था इस हस्तांतरित विषयों से संबंधित और उस पर कानून बनाता था, परंतु वो मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी थे। इसके बाद जो सेकंड थे दोस्तों आरक्षित विषय। इन आरक्षित विषयों पर जो है गवर्नर क्या करते थे, कार्यपालिका जो परिषद थी प्रांत की, उसकी सहायता से ये कार्य करते थे। तो यहाँ पर 2 विषयों में दोस्तों डिवाइड किया गया, जो प्रांत की द्वैत शासन प्रणाली थी उसमें, और दोनों के लिए अलग अलग नियम बना दिए गए। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे।
फिर है दोस्तों इस एक्ट के अलग प्रावधान की इस अधिनियम में देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई। द्विसदनीय व्यवस्था कैसे, जैसे कि आज वर्तमान में दोस्तों आप देखेंगे कि 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, परंतु आप देखेंगे इस एक्ट से पहले सिर्फ आपने एक नाम सुना है विधान परिषद। कानून बनाने वाली संस्था होती थी केंद्र में भी और प्रांत में भी। तो जो केंद्र में विधान परिषद होती थी, इस प्रकार से इस एक्ट में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, यानी कि 2 सदन होंगे कानून बनाने के संबंधित और एक होगा सदन राज्य परिषद कहलाएगा और दूसरी जो है होगी वो केंद्रीय विधानसभा होगी। इस प्रकार से इस एक्ट में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी कि डायरेक्ट चुनाव जिस प्रकार से आज होते हैं दोस्तों, वोट डाले जाते हैं, उस प्रकार से इस एक्ट में प्रावधान किए गए। इस प्रकार से दोस्तों वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, इसके 6 सदस्यों में से, ये इसका एक मुख्य पॉइंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वायसराय जो है उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, कानून बनाने वाली जो संस्था थी, इसके में जो 6 सदस्य होते थे, तो इनमें जो कमांडर इन चीफ था उसको छोड़कर जो 3 सदस्य थे वो भारतीयों का होना आवश्यक कर दिया गया। यानी कि जो वायसराय होते थे, गवर्नर जो कहते थे उस समय, तो वो क्या करते थे दोस्तों, कार्यकारी परिषद की मदद से कानून बनाते थे। तो इस कार्यकारी परिषद में जो 6 सदस्य शामिल होते थे, उनमें से इस एक्ट के माध्यम से अब 3 जो है सदस्य हैं वो भारतीय होना आवश्यक है, यानी कि भारतीयों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व इस कार्यकारी परिषद में दे दिया गया, परंतु वो कमांडर इन चीफ जो है नहीं बन सकते थे। ये भी यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद है कि सांप्रदायिक आधार पर जो है सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था उसको और विस्तृत कर दिया गया और अलग अलग जो संप्रदाय हैं उनको यहाँ पर पृथक निर्वाचन के सिद्धांत में शामिल किया गया। ठीक है। और था दोस्तों इसमें और प्रावधान है कि इसमें संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर जो सीमित संख्या में लोगों को मत जो है वोट डालने का अधिकार जो है वो प्रदान कर दिया गया इस एक्ट में। और लंदन में जो भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का जो है सृजन इस एक्ट के माध्यम से कर दिया गया, यानी कि लंदन में जो है भारत का एक उच्चायुक्त होगा, वो भी जो है यहाँ पर संबंधित होगा भारत से संबंधित। और अब तक जो है भारत सचिव द्वारा किए जा रहे जो कुछ कार्य थे, जो हमने देखा भारत का राज्य सचिव जो पद था उसे स्थानांतरित जो है कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से। इसके द्वारा एक लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का गठन का प्रावधान किया गया। यहाँ पर याद रखिए दोस्तों 1919 एक्ट के माध्यम से यूपीएससी का गठन किया गया और 1926 में केंद्र लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने को अधिकृत कर दिया गया। जो प्रांत होंगे दोस्तों उसकी विधानसभा होगी, वो क्या करेगी, अपना बजट स्वयं बनाने के लिए उनको प्रावधान कर दिया गया इस एक्ट में। इसके बाद है कि सदस्य जो होंगे उसको प्रश्न पूछने, अनुपूरक मांगे प्रस्तुत करने और स्थगन प्रस्ताव लाने, बजट को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया। दोस्तों अभी वर्तमान में जिस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे भारत में जो व्यवस्था है उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे, परंतु अभी भी बजट का जो 75% हिस्सा है वो सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। यानी कि यहाँ पर एक और प्रावधान है कि अगर जो बजट का 75% हिस्सा था वो इनकी सहमति के बिना ही प्रस्तुत किया जा सकता था, जबकि जो भारतीय सदस्य विधान परिषद में सम्मिलित होने लगे थे दोस्तों कानून बनाने वाली संस्था में, तो वहां पर क्या हो गया, उनको कुछ अधिकार दिए, जैसे कि सदस्य को प्रश्न पूछने का अधिकार, अनुपूरक मांगे प्रस्तुत करने का, स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, तो ये आज की तारीख में जैसा होता है वैसे ही वहां पर भी होता था। ठीक है, पहले 1900 इस एक्ट के माध्यम के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी बात करें हम हिस्ट्री से संबंधित, तो जब हम एक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर साइमन आयोग के बारे में भी थोड़ा पढ़ना आवश्यक है कि ये साइमन कमीशन क्या था कि नवंबर 1927 से सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दोस्तों, उन्होंने एक आयोग बनाया, जो ब्रिटिश सदस्य थे सभी जो है इसमें सम्मिलित थे, सभी सदस्य जो ब्रिटिश थे इसमें। और ये जो है आयोग क्या करता है दोस्तों कि भारत में आकर यहाँ पर कुछ परिस्थितियों की चेक करता है कि अगर भारत को क्या वहाँ पर जो है राज्य व्यवस्था संचालित करने के लिए क्या प्रावधान किए जाए। तो इस आयोग को अपनी रिपोर्ट के आधार पर जो है ब्रिटेन की गवर्नमेंट कुछ जो है नियम बनाने वाली थी, इसलिए इस आयोग को भारत भेजा गया था। और आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो वहां पर आप देखेंगे कि जो साइमन गो बैक के नारे और काफी जो है
ये बड़ा इंसिडेंट भी था, यानी कि थोड़ा सा ये पढ़ने लायक भी केस है, परंतु यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी था, ठीक है, ये साइमन आयोग, ठीक है। तो अपनी जो रिपोर्ट में आयोग ने क्या किया दोस्तों, जब इसने पूरी निरीक्षण किया भारत में आकर और अपनी रिपोर्ट जो सौंपी, उसमें आयोग ने क्या किया, द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने की बात कही। इसके बाद राज्यों में जो सरकार का विस्तार था उसको करने की बात कही, और सांप्रदायिक जो निर्वाचन व्यवस्था थी इसको जारी रखने की बात कही अपनी रिपोर्ट में। और जो ब्रिटिश भारत था इसमें संघ की स्थापना की संस्तुति इसने की। तो ये रिपोर्ट जो थी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसी के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कुछ अपने अधिनियमों के माध्यम से चेंजेस करने वाली थी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको जानना आवश्यक था, ठीक है। वेल, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप साइमन आयोग के बारे में काफ़ी कुछ जानेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट भारत शासन एक्ट देखते हैं 1935 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब भी कभी अगर इसका डिस्कशन किया है तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इस एक्ट का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है, इसलिए इसे जो है भारत के मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके जो प्रावधान थे उसमें ये था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान इसमें कर दिया गया, ठीक है। अखिल भारतीय संघ यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर कि पूरे भारत के लिए एक संघ की स्थापना का, जैसे कि अभी वर्तमान में भारत को एक संघ के नाम से जानता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक संघ की स्थापना का इस एक्ट में प्रावधान किया गया। और राज्यों व जो रियासतें थी देशी उनको इकाई के रूप में माना गया, यानी कि जैसे स्टेट होती हैं इकाइयां, उसी के रूप में इनको मान लिया गया। और 3 सूचियां जैसे अभी वर्तमान में है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें प्रावधान कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। और अवशिष्ट शक्तियां जो है वायसराय को दे दी गई, ठीक है। जो बची कुची शक्तियां हैं उन पर नियंत्रण जो है वायसराय का था, उस पर जो है वायसराय कानून बनाएगा। बाकी सब पर जो है संघ सूची को अलग कर दिया गया, राज्य सूची को अलग कर दिया गया, समवर्ती को अलग कर दिया गया। इसके बाद है दोस्तों कि प्रांतों ने द्वैत शासन जो व्यवस्था थी प्रांतों में, उसमें समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान इस एक्ट में कर दिया गया। यानी कि प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था हमने देखी ना अभी, हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय, वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई और प्रांत को स्वतंत्र कर दिया गया अपने कानून बनाने के लिए। फिर इसके बाद है केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का इस एक्ट में प्रावधान किया गया। यहाँ पर केंद्र में ये द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई। और जो संघीय विषय थे, संघ के विषय थे, उसको स्थानांतरित और आरक्षित विषय 2 विषयों में डिवाइड कर दिया गया। संघ के विषय को स्थानांतरित और आरक्षित में, और द्वैत शासन प्रणाली यहाँ पर लागू कर दी गई। हालांकि यह प्रावधान जो है लागू नहीं हो सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये लागू ही नहीं हुआ दोस्तों, जबकि प्रावधान इसमें किया गया था। और इस सेक्टर में दोस्तों कि 11 राज्यों में से जो 11 स्टेट थे उसमें 6 जो स्टेट थे उसमें द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे कि 2 सदन की व्यवस्था हमने देखी है, तो यहाँ पर 6 स्टेट में इस एक्ट के माध्यम से द्विसदन की व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है व्यवस्था को दलितों, महिलाओं व मजदूरों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इस सेक्टर में कर दी गई। यानी कि जो दलित होंगे उनके लिए कुछ रिजर्वेशन कर दिया गया, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, तो यहाँ पर पृथक निर्वाचन, अलग अलग जो है उनका निर्वाचन होगा। ये व्यवस्था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की इसको और बढ़ा दिया गया इस एक्ट में, ठीक है। और इस एक्ट के कुछ और पॉइंट्स हैं दोस्तों कि मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार का जो विस्तार है वो लगभग 10% जनसंख्या को मिल गया, ठीक है। यानी कि 10% जनसंख्या जो थी वो डायरेक्टली वोट अब कर सकती थी 1935 एक्ट के माध्यम से। इसके बाद है कि देश की जो मुद्रा एवं जो साख नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आपको पता होगा दोस्तों कि 1934 में एक एक्ट लाया गया था और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई, तो ये वही एक्ट था, ठीक है। इसमें संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय और 2 से अधिक जो है राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीसीएस की या पीएससी की जो है यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया, ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस रखिए कि 1774 जो बना था वो कलकत्ता में हाईकोर्ट के एज तरीके से सुप्रीम कोर्ट बना था, परंतु यहाँ पर बात आती है कि 1935 में फर्स्ट बार क्या बना, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में, ठीक है। और ये जो संघीय न्यायालय होगा वो सुप्रीम कोर्ट की तरह था दोस्तों, और इसका जो पीठ थी यानी कि दिल्ली में जो ये स्थित था वहां से अपने जो है कार्य को संचालित करने लगा। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट बना था संघीय न्यायालय वो 1937 में बना था।
इसमें 1858 के एक्ट द्वारा स्थापित जो भारत परिषद थी इसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि आप देखेंगे कि जो भारत परिषद बनी थी 1858 के एक्ट के तहत, वो जो है यहाँ पर समाप्त कर दी गई और भारत सचिव जो था इसको सलाहकारों की टीम अब मिल गई इस एक्ट के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूजन रूप में बता दूं कि यहाँ पर आपके प्रीफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। मेंस के रूप में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो, परंतु आप अगर और ज़्यादा विस्तृत कंटेंट चाहते हैं तो आप किसी भी रेफरेंस बुकें जो मैंने आपको बताई है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जितने भी अगर न्यू स्टूडेंट है तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के बाद ही आप उस पर शिफ्ट करें, और अगर आप पहले अनुभव वाले विद्यार्थी हैं तो आप फिर किसी भी बुक का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारी क्लासेस संबंधित नोटिफिकेशन और जो है PDF उपलब्ध होते रहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, शुभ रात्रि।